बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर परवेज़। मेरे साथ इस वक्त डिस्कशन में शावेज़ साहब बैठे हैं, अब्बास साहब बैठे हैं, रेहान साहब बैठे हैं। हमारा आज का मौजू ये है कि ये बैठे थे रेहान साहब, एक सिविल दावा था। उस दावे में इन्हें मैंने ये टास्क दिया कि आप इसके जो 39(1)(2) है उसके ऊपर आपने आर्गूमेंट्स करने। जब 39(1)(2) जब इनके सामने आई तो मैंने इन्हें ये दावा दिया, ये नज़र आ रहा होगा दावा इसमें। तो इस दावे में इसकी तैयारी के लिए इन्हें मैं ये बता रहा था कि आपने किस तरह से जो है वो ब्रीफ तैयार करना है। ये ब्रीफ इसका तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने इन्हें पूछा कि फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट क्या है, तो हम यहाँ पहुँच गए। तो अब रेलिवेंट फैक्ट और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो फैक्ट एंड इशू ये होता है और रेलिवेंट फैक्ट ये होता है। अब दोबारा बताएंगे क्या होता है फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू सर जो एक्चुअली इशू में है जिसको हमने प्रूव करना है या डिस्कस करना है या क्लियर करना है, और रेलिवेंट फैक्ट्स वो हैं जो दावे को सपोर्ट कर रहे हैं या उस रेलिवेंट फैक्ट को इशू फैक्ट एंड इशू को क्लियर करने किसी के लिए। मिसाल के साथ बताएं। लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ का मसला हो जाए, हाँ। तो डेट ऑफ बर्थ को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ को प्रूव कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ है जिसको हमने डिस्कस एग्री करना है। यानी उसको साबित करना कि भी ये वाली है। या आप कत्ल के हिसाब से देख लें कि भी अगर एक कत्ल का इंसिडेंट हो जाता है तो ये कत्ल एक्चुअल इसने किया या नहीं किया, ये फैक्ट एंड इशू है। और रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि जो इसका सियाको सबाक है, यानी जो मसलन ये क्या ये बंदा यहाँ पर आता देखा गया, मतलब लास्ट सीन थी, क्या वज टक्कर है, यहाँ से निकल के जाता हुआ किसी ने देखा, क्या इसने कुछ डिस्क्लोज किया और उसकी कंटिन्यूशन में कुछ रिकवर हुआ। ये सारे रेलिवेंट फैक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसको कहा जाता है, यानी इसके इर्द गिर्द क्या। तो अब हमारा मौजू ये था, हम इस तरफ थोड़ा सा चले गए थे कि ये जो दावा है इसको लेके अगर 39(1)(2) हमने अगर डिस्कस करना है तो वो कैसे हम इसको समझें। तो जैसे ही मैंने इस दावे को उठाया और मैंने इसको बताया कि ये एक्चुअल दावा बैरिया टाउन के अगेंस्ट है, तो बैरिया टाउन आप इसमें इन्हें मैंने सवाल किया कि आप अब इसके अंदर से ढूंढें कि फैक्ट एंड इशू क्या है। तो आसान सी बात ये होती है कि बजाय अंदर जाकर ढूंढने के आप इसकी प्रेयर पर पहले जो हाई कोर्ट के जजेस भी हैं ना, जब भी आप कोई भी वहाँ पर अपील ले जाएंगे, रिट ले जाएं, तो वो सबसे पहले जाके जो चीज़ें देखते हैं कि ये प्रेयर क्या है। जो चीज़ ये हमसे मांगने जा रहा है कि हम वो दे भी सकते हैं। अब हमें आदत है जो लोअर कोर्ट्स में जो आर्गूमेंट्स करते हैं वो क्या बस आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन एपेक्स कोर्ट जो होती हैं सबसे पहले जुरिसडिक्शंस को देखती हैं, कोर्ट फीस को देखती हैं, आपके ड्राफ्ट किए हुए जो शीट्स हैं उनको देखती हैं। वो देखती हैं कि क्या ये वाकई जो डिमांड कर रहा है, मैं ये ना हो मैं आधा घंटा सुनने के बाद देखूँ और से हो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो इसमें जो फैक्ट इन इशू है इसको जब हम देखेंगे इस केस की हद तक, तो वो हमने ये बनाया हुआ है कि हमने ये कहा इसके अंदर के जो एक चालान इशू हुआ है पोजेशन चार्जेस के नाम पे, और उसका एक ख़ास नंबर है, और कनेक्शन चार्जेस के जो पैसे हैं, और जिसमें विदाउट मेंशनिंग द अमाउंट बी डिक्लेयर्ड इलीगल, डिक्लेरेशन का छूट है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई चालान होगा और कोई कनेक्शन चार्जेस का कोई पेपर होगा जिसको हम डिक्लेयर, यानी एक्चुअल ये पहला फैक्ट एंड इशू है कि हम चाह रहे हैं कि भी ये इसको आप इलीगल डिक्लेयर कर दें। Number two, the amount received from the people in the garb of development charges, possession fees, and utility fees of unapproved blocks and sectors of Barry Archer Lahore be declared illegal and ordered to be returned, including amount uh, ये इसमें है ये 2,50,000 जो है वो रिसीव फ्रॉम प्लेंटिफ, और एक डिग्री दायर की दी जाए परमानेंट इंजंक्शन की डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि वो लोगों से पोजेशन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस एलडीए और उसकी रेगुलर बॉडी से प्रूव किए बगैर ना मांगे। ये भी हम थर्ड हमारी प्लेयर है। फोर्थ ये है कि एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट नॉट टू गेट अप्रूव द साइट इवन आफ्टर लैप्स ऑफ 13 ईयर्स बी डिक्लेयर्ड इलीगल एंड अनलॉफुल। अब वो 13 से 15 हो गए, 2023 का दावा था। उसके बाद डिफेंडेंट आल्सो बी रिस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग परसिव मेजर अगेंस्ट द प्लेंटिफ illegally, unlawfully, and without any lawful justification in any manner whatsoever, and be directed to prove the suit property and give the utilities without any extra charges immediately and hand over the possession immediately। और डिग्री परमानेंट इंजंक्शन की जारी कर दी है कि वो इसकी कैंसिल और शिफ्ट ना करे प्रॉपर्टी। अब ये सर्टन ए से लेके एफ तक हमारी प्रेयर है। अब इसके अंदर जिन मसाइल का हम उजागर कर रहे हैं उन मसाइल में हमारे मौक़िफ़ की तायीद के लिए जो हम सपोर्टिंग एविडेंस लेके आएंगे वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों को बाइफरकेट करना है। इससे जब हम अगली स्टेज पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बिल्कुल यंग आदमी है उसको ये समझ नहीं लग रही
कि ये स्कीम में वर्क कैसे करती है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो लाहौर शहर है, अगर उसकी तकसीम को देखा जाए तो लाहौर शहर की जो ज़मीन है उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो है वो उस पर वर्क कर रही है। मसलन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो जो ज़मीन वो अपने उनके ज़रिए से या उनके प्लान के अंदर आ जाती है, उसको मैनेज करना, उसको उसको जो है वो उसको चलाना, उसके मसाइल को देखना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का काम है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार अलग से बैठा हुआ है, कोऑपरेटिव की अदालतें अलग से। कंटोनमेंट एरियाज़ कुछ सर्टन तरीके से अपनी ज़मीन को खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लाहौर में LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कुछ एरिया की वो कस्टोडियन बनी हुई है। यानी ये मुख्तलिफ गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो लाहौर के अंदर अपने अपने एरिया को कंट्रोल करें। इस तरह ये प्राइवेट स्कीम है। अब ये प्राइवेट स्कीम जो है, जब वो ज़मीन को नए सिरे से वो जब वो बनाती है तो वो उसको अपनी ज़ुबान में ये लैंड सब डिविजन्स कहते हैं। लैंड सब डिवीजन स्लैंग्स है, पहले हमें ये सीखनी है कि ये क्या क्या स्लैंग है। यानी अगर कोई बंदा समझता है कि मैं इस ज़रूरी ज़मीन के ऊपर इसको स्कीम बना दूँ, कोई मैं राशि स्कीम बनाऊँ या मैं फैक्ट्रियाँ बना लूँ या सर्टन कुछ भी करूँ, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर लैंड सब डिवीजन के लिए जो बनाए गए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करने का पाबंद है। अब ये जो जैसे बैरियर टाउन है, इसकी रेगुलेटरी बॉडी इस बैरियर ऑर्चर्ड की हद तक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बार बार अखबारों में इश्तिहार देती है कि भाई आप कोई भी ज़मीन प्रेजेंट नहीं कर सकते बेचने के लिए जब तक आप सर्टन एक ख़ास स्टेज पर पहुंच ना जाए। अब वो स्टेज क्या हो सकती है कि भी पहले अपनी मलकियत साबित करें जाके LDA को, वहाँ जाकर आप सड़कों और पार्कों की जगह को प्लेज कराएं ताकि वो अपनी मलकियत प्लेज करें। एक प्रॉपर प्रोसेस है, लैंड सब डिवीजन रूल्स है। पहले 2014 के थे, फिर उसके बाद के थे लाहौर LDA के। अब यानी अब इनका काम जब शुरू होता है प्राइवेसी स्कीमों का, तो ये इसको एक बिजनेस, जो बिजनेसमैन है, तो वो एक प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग के वक्त वो उसके डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं। मसलन ये सबसे पहले एक फॉर्म्स है, ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला फॉर्म ये आप भी देख लें। अब ये फॉर्म का बिजनेस होता है। सबसे पहले स्टेप पे जैसे ही बैरियर टाउन सोचती है कि मैंने ऑर्चर्ड बनाना, तो अब ये 2010 की बात है। अब इन्होंने इन फॉर्मों को बेचना शुरू किया। इन फॉर्मों पर ट्रेड शुरू हो जाता है। यानी जो बिजनेस, इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाना है, इसको लॉन्चिंग से पहले लॉन्चिंग सेरेमनी होगी, उनको रिबेट ऑफर करते हैं। उनको कहते हैं कि ये 45,000 का अगर फॉर्म तुम बेचोगे और तुम्हारी स्टैंप लगेगी जिस तरह इस पर किसी स्टेट की लगी हुई है, तो ये अब मुझे कैसे पता लगा कि जब हम लाइनों में लग के ये फॉर्म ले रहे थे तो ये मिन्नतें कर रहा था कि वो मुझसे ये स्टेट वाला कि तुम 5,000 रुपये लेके मेरी मोहर लगवा। उससे पता था ये जो इसने तो टोटल अंदर जमा करा देने 45,000, तो 5,000 रुपया जब मुझे दे, मैं इसे दे दूंगा तो मुझे मेरी मोर की वजह से 10 अंदर से मिल जाना। ये नहीं, वो रिबेट का प्रोसेस इसमें शुरू हो जाता है, कारोबार शुरू हो जाता है। जब ये बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं तो किसी को प्लाट नहीं देना चाह रहे होते, वो सिर्फ ज़मीन का बयाना किया होता है और उस बयाने पर ये रिबेट का बिजनेस शुरू हो जाता है। अब इन्होंने यहाँ तक आने से पहले, ये जो दरखास्त फॉर्म था, उससे पहले इन्होंने एक अखबार में इश्तिहार दिया था, ये वाला अखबार इश्तिहार। हमेशा आप चाहे सर्विस का काम करें, चाहे आप इसमें किसी जगह पे भी चले जाएं, कहीं भर्ती का निज़ाम हो, तो हाईकोर्ट के जजेस भी वो पूछ रहे थे कि इसका पहला एडवर्टीजमेंट लाओ। अब ये एडवर्टीजमेंट रेलिवेंट है कि जो 2000 इस फॉर्म से भी पहले ये एडवर्टीजमेंट अखबार में आई। इस अखबार के इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी ये सहूलतें देंगे, और इसकी लास्ट डेट बताई गई थी कि ये बैलेटिंग होगी 28 फरवरी 2010 को, कि इसकी बैलेटिंग कर देंगे। यानी 22 से पहले फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेके हम आपको बैलेटिंग कर देंगे कि आपका ये वाला प्लाट है, और इस हिसाब से पैसे देने हैं। लिखा प्लाट का साइज है, प्रोसेसिंग फीस है, डाउन पेमेंट है और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ये इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि इसमें पोजेशन चार्जेस होंगे, इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि इसके अंदर बाद में हम आपसे मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। अब उनका आर्गूमेंट है कि हम जब स्कीम बना के चलाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो कोई भी मुआवजा लगाने से पहले, कोई भी टैक्स लगाने से पहले अपनी रेगुलेटरी बॉडी, जो कि इनकी रेगुलेटरी बॉडी LD है, उससे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अब वो ये कहते हैं कि आप स्कीम ही अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आप हमसे अप्रूव नहीं कराते, अनाउंस नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने 2010 की खास डेट लिखी हुई है, इसके अंदर आखिरी दिन लिखा कि 28 जून, इससे पहले जी आप हमारे पास अप्लाई करें।
अब वहाँ पर बार बिजनेस शुरू हो गया कि फार्म इधर से खरीदो, इधर बेचो, तो 50 वो खुद ही लोग बढ़ा रहे होते हैं, उनके लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। आप अंदर से 50,000 लेके निकले हो, मुझे 10,000 महंगा भी ले लो। आप 10,000 लेके तो फिर लाइन में लग जाते हैं कि जो मैं 2 लूँगा। जब आप फिर बाहर निकलते हैं तो वो 80 का हुआ होता है। आप फिर 4 लेने के लिए अंदर घुस जाते हैं कि यार ये तो मुझे यही पैसा फ़ायदा होने लग गया। तो ये एक ट्रेडिंग है, ये एक मखसूस पीरियड के लिए रहती है। अब वो खरीदी जा रहे हैं, वो खुद ही बेच रहे हैं अंदर से, बाहर से खुद ही खरीदी जा रहे हैं। अब एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि जिसमें वही 50,000 वाला एक वक्त आएगा कि 2 लाख रुपए में वो फौरन बिक सेल हो जाएगा। रहा है। अब वो अवाम एकदम त्वचा बढ़ाएगी अपनी आके, और वो फौरन परचेजिंग अंदर की बजाय वो खुद ही वहाँ पर 1.5 लाख में फॉर सेल लगा देंगे। यानी वही खड़े बंदे के यार 1.5 लाख का मेरे तो लगा, 2 का उधर खरीद बिक रहा है जहाँ से 1.5 का ले। अब वो एकदम से लोग आएंगे, वो फौरी तौर पर खरीदारी अपनी 2 की बंद कर देंगे, जो आपसे 50,000 का खरीदा हुआ वहीं पे 1.5 लाख का देके वो निकल जाए। आप अब इधर उधर देखेंगे कि मैंने ये 2 लाख रुपए में खरीद लिया, और वो अब मैं करूँ क्या इसका। अब वो एक अपना एकदम से वो अब्रप्टली निकल जाएगा बिजनेस में। और ये वाला काम जो है खाली प्लाटों पर नहीं हो रहा, ये भी जीवन जो आया था लेसन उस पर भी हुआ। कभी वो टमाटर में घुस जाते हैं, कभी वो सोने में घुस जाते हैं, वो लोगों को इस तरह से बिजनेस की तरफ आएगा दोस्त हाइप बना आपका, देते हैं। वो कहेगा जनाब ये मैंने अभी लिया तो इतने का बिक गया। आप भी जाते हैं, वाकई ऐसे हो जाता है। फिर आप 4 लोगों को बताते हैं, 8 को बताते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि वो बिजनेसमैन आप ही की चीज़ जो है वो आपको बेच के निकल जाता है। तो ये फॉर्म बेसिकली, ये पहला रेलिवेंट फैक्ट है इसके अंदर कि ये इन्होंने फॉर्म अनाउंस किया। अब उससे अगला सिलसिला कार शुरू हो जाता है कि ये इन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड के नाम से डाउन पेमेंट ली और एक लिस्ट जारी कर दी। अब इसके अंदर लोग जा रहे हैं बैरियर टाउन देखने के लिए, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। 2010 आ गई, 12 आ गई, 14 आ गई, 15 आ गई, कुछ भी नहीं हुआ, सारी किस्तें दे दी इनकी। अब लोग समझ रहे हैं ये बेसिकली लो कॉस्ट स्कीम के नाम पर लोगों को बेचा गया। लो कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो 13,000 रुपये किस्त थी, 38,000 3 माह बाद देना है। अब उन्होंने ये 13 मार्च को वेलकम लेटर लिख दिया कि लो जी आपको हमने ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दे दिए, अब आप बस अब इसकी हमें पैसे देना शुरू कर दें, इतला बराए जाएगी एक साथ आना शुरू हो। अब वो बंदा बड़ा खुश है, और वो जनाब पैसे 38,000 रुपये करके उसने देने शुरू प्रॉपर कर दिए। 16 किस्तें थी उसकी, 28 जून 14 तक ये किस्तें सारी क्लियर कर दी। उसके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग डाल के इन्होंने कहा कि जी 2010 से 14 तक अब किस्तें सब दे दी हैं, लेकिन ना तो वहाँ पर कुछ है, बिल्कुल उसी तरह ही ज़मीन पड़ी हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो पैसा जो यहाँ से इकट्ठा किया वो अगले प्रोजेक्ट पे लगा दिया। अब उन्होंने अब वो इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का कि जब हमने यहाँ काम करना है तो उस वक्त हम यहाँ पर जब इसके अंदर आए तो लोगों से वापस बाय बैक करना। अब वो बाय बैक करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को। अब उन्होंने पहले ये भी मुमकिन है कि उनके पास फिजिकली 100 प्लाट हों, तो वो 1,000 फॉर्म बेच के वो पैसे इकट्ठे कर चुके हों। तो अब कोई बंदा जो 4 साल इंतजार करेगा वो क्यों बेचेगा। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, फौरी तौर पर एक शेड्यूल जारी करते हैं। एकदम से एक बंदे को एक खत आता है जैसे इसको आया कि 2.5 लाख रुपया तुम फौरन जमा कराओ ये डेवलपमेंट चार्जेस। अब जो बंदा 13,000 रुपये महीना किस पे प्लाट ले रहा है, उसको एक नॉन शेड्यूल 2.5 लाख रुपये आएगा तो वो फौरी तौर पर उस प्लाट को बेचेगा। फिर उस दौरान ये 4 साल वहाँ पर आप जाएंगे तो किसी तौर पर ऐसे होगा कि आपके पीछे कुत्ते या गीदड़ लग जाएंगे। आप वो देखेंगे यार तो है ही कुछ नहीं, तो वो आपसे बाय बैक करेंगे ये सारा कुछ। यानी आपके पैसे मुमकिन है आपको दे दें, लेकिन जो 4 साल उन्होंने इस्तेमाल किया वो इंडिविजुअल काउंट ही नहीं करता। अब वो तब तक वहाँ पर अपना ट्रैक्टर नहीं घुसाएंगे या वो डेवलपमेंट शुरू नहीं करेंगे जब तक वो उतनी फाइलें उन्हें पता लग जाए जो एक्स्ट्रा बेची वापस आ। फिजिकली वहाँ पर मार्केट में माइनस में होगा प्लाट। माइनस क्या है कि अगर आपने 4 लाख दिया तो वो 2 लाख में लोग ले रहे होंगे। अब लोग फंसे हुए पहले 2 में बेचेंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर वो एक्चुअल वो बराबरों पे जैसे आएगी, लोग जो कमज़ोर लोग हैं वो बेचें। अब फिर अगला काम शुरू हो गया कि आप उन्हें वो ये किस्तें देते देते ये सारी रसीदें लगी हुई हैं टोटल इसके अंदर, ये रेलिवेंट फैक्ट है। करते कराते जब 38,000 की रसीदें ख़त्म होंगी तो उसके बाद वो एक 2.5 लाख की रसीद आ जाएगी। यानी वो बंदा इस प्रेशर को बेयर कर गया और उसने अपना 2.5 लाख रुपया आगे मज़ीद जमा करा दिया कि नहीं मैं लड़ूंगा आपके साथ और मैं पे करूँगा। अब वो पे करता था, पे करने के बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। अब वो वहाँ पे जब काम शुरू होता है उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है पोजेशन चार्जेस का।
अब ये लोग कहते हैं कि जी आप पैसे पे करें, आपने कब्जा लें हमसे, 2-2.5 लाख रुपये आप हमसे लें, दें आप हमें पोजेशन के नाम, मींस के पहले डेवलपमेंट चार्जेस हैं फिर पोजेशन चार्जेस। फिर पोजेशन चार्ज अगली टाइम बोलेंगे जी कब्जा लेने के पैसे आप हमें दें। अब शुरू में थोड़े से लोगों को फ्री भी दे देते हैं कब्जा, जैसे ही आप पोजेशन चार्जेस पे करेंगे फिर अब उन्हें कहेंगे लोग चूंकि आपने पोजेशन ले लिया है तो अब आप मेंटेनेंस चार्जेस दें, चाहे आप प्लाट बनाए ना बनाए, खाली प्लाट की मेंटेनेंस के बाद में चार्जेस आपको पड़ना शुरू होगा, बाकी भी आप नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस के नाम पे स्कीमें डाल रही हैं। और ये सारे पैसे जो वो ले रही हैं वो कहीं से प्रूव नहीं करा रही, मतलब ये नहीं कि एलडीए से वो प्रूव करवाते हैं। अब इस केस की हद तक ये हुआ कि रिक्वेस्ट फॉर पोजेशन जब ये बंदा वहाँ पर लेके गया कि मुझे कब्जा दो, तो उन्होंने आगे से ये अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया और साथ उसे एक चालान बना के उन्होंने दे दिया कि ये पैसे तुम जमा करो। अब वो बंदा थोड़ा चीज़ों को समझता था, उसने जाके उन्हें सवाल रेज किया कि भाई जहाँ पर ये तुम ज़मीन बेच रहे हो क्या तुमने ये एफ ब्लॉक है बेसिकली लो कास्ट का क्या एलडीए से प्रूव कराया? अब वो बंदा वो जो आगे से ना आयमाशाएं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, तो वो पहले टाउन नहीं बता रहा कि भी वो प्रूफ है या नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उनके पास सिटीजन पोर्टल एक्टिव था, तो सिटीजन पोर्टल को दरख्वास्त की गई कि जनाब ये बखिदमत जनाब सीएमपी चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर साहब, दरख्वास्त बराए तस्दीक बाबत अप्रूवल शेड्यूल अदायगी जो प्राइवेट स्कीम ने बतौर रेगुलर बॉडी आपसे अप्रूव कराई। तो सवाल ये किया गया कि प्लाट ये है, ये उसकी लोकेशन है, इसको 19 फलां डेट को फरोख्ती के लिए बराए अखबार इश्तेहार पेश किया गया। इश्तेहार के मुताबिक टोटल प्रोसेस 6,60,000 रुपये बताई गई और 2010 से 14 तक किस्तें वसूल करने के बाद 2.5 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस नाम आना शुरू कर दिया और प्लाट मनसूखी और लोकेशन तब्दीली की धमकियों के बाद 25/7/16 को 2.5 लाख रुपये ले लिए। उसके बाद ज़बरदस्ती कब्जा चार्जेस 1,22,400 और यूटिलिटी चार्जेस 1,22,400 और 28,312 सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर मांगना शुरू कर दिया। ये कि साहिल के इल्म में है कि मज़कूरा वाला लोकेशन पर मौजूद है एफ ब्लॉक एलडीए से अप्रूव्ड ही ना, और जबकि कानून के मुताबिक बगैर फाइनल अप्रूवल प्रॉपर्टी को ना तो फरोख्ती के लिए पेश किया जा सकता है, ना ही कब्जा बगैर नक्शा पास करवाए दिया जा सकता है। अंदरिया लाते वाला कि मज़कूरा प्लाट के एरिया के अप्रूवल नॉन अप्रूवल की वजाहत की जाने और मज़कूरा वाला मांगी जाने और हुकूम की इजाज़त अगर आपसे ली गई है तो उसकी कापियाँ मुहैया किए जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए। दिस वाज द एप्लीकेशन टू रेगुलेटरी बॉडी। अब ये सारे आपके लिए रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद चूँकि उसके डिजिटल था सारा कुछ, तो ये अब वहाँ पर चूँकि सब मिले होते हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट कर पहले एक बार रिपोर्ट की कि मैं जो मुख्तलिफ अदारे एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे, फिर एक दो बार जवाब आया कि ये एफ सेक्टर अप्रूव्ड है। फिर हम बार बार कंप्लेंट्स की गई कि भाई आपसे एफ ब्लॉक के बारे में पूछ रहे हैं, एफ सेक्टर के बारे में नहीं पूछ रहे, तो आप ये बताएं कि एफ ब्लॉक जो लो कास्ट का अप्रूव है कि नहीं, एफ सेक्टर डिफरेंट है। अब ये उन्होंने जवाब दिया पाकिस्तान पोर्टल पर असिस्टेंट डायरेक्टर एमपी ने और डिप्टी डायरेक्टर एमपी ने, उन्होंने लिखा कि बैरियर टाउन एफ इज नॉट अप्रूव्ड बाय एलडीए एंड एलडीए हैज ऑलरेडी टेकन रिक्विजिट एक्शन अगेंस्ट द स्पॉन्सर ऑफ द स्कीम। Moreover, the matters of sale purchase of plots and their possession in a private housing scheme is an agreement between two private persons and it is a civil matter. Therefore, appropriate forum to address the issue is civil court of फलाफला according to the ये वो be forwarded to concerned body। जहाँ उसने बता दिया कि ये इलीगल है और ये जो दो बंदों का साइन है ये आपकी शहादत देने के लिए सिविल कोर्ट में आएंगे कि ये जनाब इस तारीख को इलीगल था, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा उन्होंने कि बैरियर टाउन एफ इज नॉट अप्रूव्ड बाय एलडीए, फिर दोबारा ये साइन होके आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी आप हमें आके, अब ये फैक्ट्स के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके दावे को जब पढ़ेंगे तो हम दावे में ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना, अदालत अब क्या करती है, सिविल कोर्ट के दो पार्टियों के दरमियान राइट्स को डिटरमिन करती है। मलकियत तो डेफिनेट है, अलॉटमेंट लेटर्स भी हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जो मुझे चालान दिया गया पोजेशन चार्जेस का, यूटिलिटी चार्जेस का, इसे इलीगल डिक्लेयर किया जाए। और क्यों किया जाए उसके लिए मैंने बताया कि ये वजूहत है। और जो मैंने ये भी साथ इसमें क्लेम किया कि द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पीपल इन द गार्ब ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, पोजेशन फीस, यूटिलिटी फीस ऑफ अनअप्रूव्ड ब्लॉक्स एंड सेक्टर्स ऑफ बैरियर शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड इलीगल एंड ऑर्डर टू बी रिटर्न इंक्लूडिंग अमाउंट 2.5 लाख रिसीव फ्रॉम प्लेंटिफ। यानी सारी बैरिया के लोग जो इस इलीगल अरबों रुपया जो इकट्ठा किया है क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स नहीं थी, तो वो आगे इसमें 110 दे के पार्टी बन के वो अपने पैसे ही मांग सकते हैं। वो मैंने सबके लिए क्लियर कर दी, अपने भी मांगे हैं और सबके भी। आप इलीगली क्यों पैसे ले रहे हैं?
जब आप किसी का चाहे 10 लाख ही है 2009 में लेके इस्तेमाल करके 2025 तक वो आपको इस्तेमाल करते हैं, जब आप जाएंगे कहेंगे यार 6-60 में कहाँ में प्लाट आता है। तो मेरे भाई जो 15 साल आपने उस अमाउंट को इस्तेमाल किया और उससे आपने बड़े बड़े आपने जाके दुबई में नए नए महल खड़े कर दिए हैं, तो वो आप विरासत में तो नहीं ये लोग लेके आए थे। इसी तरह ये एक पैटर्न है बिजनेस करने का कि उन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया, प्रोजेक्ट अपना एतबार बनाया और वो उस पैसे को अगले प्रोजेक्ट में लगाया, फिर अगले में लगाया और वो पैसा इकट्ठे करते 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 अपनी ज़िंदगी उन्होंने कंफर्टेबल कर ली। अब वो लोगों से वो पैसे डिमांड कर रहे हैं जो वो कानूनन कर ही नहीं सकते। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये, अब जब उन्हें जवाब दिया आगे, अब इसका आप रिटन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने उसको इनकम्पिटेंटली हैंडल किया। नहीं, आप खुद देखेंगे उसको, आपने पढ़ना। उसमें उन्होंने आगे फिर ये कह दिया कि जी हमारा सेक्टर अप्रूव है। ये तक पढ़ना गवारा नहीं किया कि मैं तो ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। यानी जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई हमारा क्लेम ये है, और जवाब में आके उनकी काउंसिल आगे वो ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जिन्हें क्या असल है इसके लिए, यानी ये सारी ट्रांजेक्शन में जो भी हम ये कर रहे हैं, इसका बज़ाहिर बैरियर डाउन में कोई नुकसान नहीं। उसकी वजह ये है कि प्लाट तो मेरा ब्लॉक हुआ हो, मतलब प्लाट के ऊपर स्टे लग गया तो मेरा है, तो बैरियर डाउन को तो कोई नुकसान नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेगा तो क्लाइंट आ जाता है, उसने तो लीगल सेल बना के बैठा हुआ। तो लोग इसलिए उनके वो कहते हैं ठीक है ले लो जाओ स्टे। अब वो आपसे पैसे, यानी ये क्यों स्टे लिया गया 2005, अब उन्होंने बंदे बैठा दिए, हर रोज़ आपको सुबह दोपहर शाम ना कॉल करेंगे, जी मैं वहाँ से बोल रही हूँ, भाई आपका तो केस अदालत में आप आ नहीं रहे हो। तो वो आपको इस हद तक साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर करेंगे, आप कहेंगे यार 2-3 लाख के लिए मैं किन चक्करों में पड़ गया, मैंने पैसे दे के आगे बढ़ा। तो सो बेसिकली हमारा जो आज का मौजूद था वो ये था कि हमने 39(1)(2) की जब बहस तैयार करनी है तो ये सारा प्रीटेक्स्ट हमारे पास है। अब आपको लोग जब क्लाइंट एंगेज करेंगे, अगर स्कीमों की तरफ से आप करेंगे तो वो कहेंगे जी हमने फार्मों का बिजनेस करना है, स्टेज पे हमें असिस्टेंस दे दें, या ज़मीन की परचेजिंग करनी है जी हमने एग्रीमेंट्स करने हैं, आप उसके मुख्तलिफ स्टेप्स बनाने हैं। क्योंकि ऐसी जब बड़ी ज़मीनों के जो करोड़ों या अरबों में सौदे होते हैं तो नकद नहीं हो रहे होते। तो हम ये कहते हैं बयाना दे दिया, इस यहाँ तक चले जाएंगे तो इतने पैसे देंगे, यहाँ तक बनेंगे तो ये हो जाएगा, वो सारे वकला ड्राफ्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको ये पीछे बिहाइंड द गन जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि जो बंदे बैठे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो जब वो स्ट्रक्चर समय लगेगी तो फिर इन दावों के अंदर जाके अब 39(1)(2) तैयार होगा, इसके साथ साथ आप पेज मार्किंग करें, आप साथ साथ लिस्ट डाउन करेंगे कौन सा पेपर है, इसको साबित करने के लिए कौन अदालत में आएगा, ये ओरिजिनल किसकी कस्टडी में, और वो साथ साथ ही लिखना शुरू कर दें जब आप केस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जैसे ही आप ये डिसाइड होता है यानी 39(1)(2) उसके बाद इशू फ्रेम होंगे, वो आएगा कि किसने क्या साबित करना है, प्लेंटिफ ने करना है, डिफेंडेंट ने करना है, और आपने अपनी शहादत जब आप इसका ब्रीफ तैयार कर रहे हो तो वो भी साथ तैयार हो। तो ये अब तक की बात थी, इसको बंद कर दें ताकि हमारी ये याददाश्त बन जाए। थैंक यू वेरी मच सबके लिए।